तो हो गया, शुरू हो गया रिकॉर्डिंग। हाँ, ओके, कर सभी दिया लोगों मैंने। को नमस्कार। और आप सभी लोगों का आज हार्दिक अभिनंदन करते हैं नॉर्वे से। आज जो है मैं सुदर्शन शुक्ल शरद आलोक, और आज जो है 2 लघु कथाओं का पाठ होगा और उस पर परिचर्चा होगी। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप सभी लोग इस मंच से जुड़े हैं, और आज की इस परिचर्चा में जुड़ी हैं आज हमारी श्रद्धेय पुष्पा बरनवाल जी, जो इसकी इन लघु कथाओं पर परिचर्चा करेंगी, अपनी समीक्षा प्रस्तुत करेंगी। तो आइए हम इस मंच पर जो सभी लोग जुड़े हैं उनका नाम लेते हैं। हमारे श्रद्धेय पुष्पा बरनवाल जी, नमस्कार जी नमस्कार जी। और हमारे डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी, हमारे सर, आपकी ना आवाज बहुत धीमी धीमी आ रही है। अच्छा, हम्म, अभी भी आ रही धीमी? मुझे तो धीमी आ रही है, बाकी लोगों से आप पूछ लीजिए। हाँ, मुझे आपकी आवाज तेज आ रही है और अपनी भी आप आवाज। ठीक आई थी, अभी ठीक आई थी। ठीक है, आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक इस नॉर्वे के मंच से आप लोगों को 2 लघु कथाएं सुनाता हूं, उस पर परिचर्चा करेंगे हमारी श्रद्धेय पुष्पा बरनवाल जी, डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी, और उसके बाद जो है हमारी शशि पराशर जी और प्रमिला कौशिक जी। और धीरे धीरे जैसे जैसे सबका नंबर आता जाएगा हम विधिवत परिचय देते जाएंगे। आज की पहली लघु कथा जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिश्ते की भीख। रिश्ते की भीख। मैं सुबह रोज की तरह स्टेशन पर पहुंचकर डेली पैसेंजर की तरह अपनी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। नौकरी के लिए काम पर जाने के लिए रेल से अच्छा साधन नहीं था। स्टेशन पर जमीन पर दीवार की टेक लगाए अपने बच्चे के साथ एक युवती प्लास्टिक की प्लेट में भीख मांग रही थी। मैं भी वहां खड़ा होकर तमाशबीन की तरह अपने फोन पर लगा था। भीख मांगने वाली युवती ने अपने रोते बच्चे को चुप कराते हुए मुझसे कहा, बाबूजी, जरा मुन्ने को देखना, मैं इसके लिए पानी लेकर आती हूँ। कहकर वह भीख की प्लेट मेरे सामने रखकर डिब्बे पर बैठने को कहा। मैं अपने फोन पर व्यस्त था, पर उसके कहने पर वहां एक डिब्बे पर, जिसे हम भारत में पीढ़ा भी कहते हैं, डिब्बे पर बैठकर बच्चे को अपना पेन खेलने के लिए दे दिया और अपने फोन पर लग गया। तभी अचानक कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने 2-3 सिक्के प्लेट में फेंके जो खनखनाए। अपना सिर उठाकर देखा, मेरी मंगेतर भीख देकर अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। ये पंक्ति दोबारा पढ़ देते हैं, अभी कुछ लोग जुड़े हैं। तभी अचानक कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने 2-3 सिक्के मेरी प्लेट में फेंके जो खनखनाए। अपना सिर उठाकर देखा कि मेरी मंगेतर भीख देकर अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। मेरा माथा चकराया। जब तक सब कुछ समझ पाता वह यह कहकर पांव पटकते चली गई, मुझे नहीं पता था कि तुम भीख भी मांगते हो। मैंने उसे रोका, सुनो डार्लिंग, मेरी बात सुनो। मैं उसके पीछे भागने को हुआ, पर भिखारी युवती दूर तक न दिखी और बच्चे को छोड़कर कैसे जाऊं। बच्चे का ख्याल आते ही उसकी करुणा में रुक गया। तभी रेल आई। मैं कश्मकश में था कि भागकर अपनी मंगेतर के साथ रेल पर चढ़ जाऊं, पर रेल छूट चुकी थी। मानो मेरे होने वाले रिश्ते की रेल मेरे सीने से गुजर गई और मेरी नजर उसके प्लेट में भीख में दिए हुए सिक्के ऐसे लग रहे थे जैसे मेरी मंगेतर रिश्ते की भीख देकर चली गई हो। अभी मैं नॉर्वे से सुरेश शुक्ल शरद आलोक
लघु कथा रिश्ते की भीख का पाठ कर रहा था। अब दूसरी लघु कथा का पाठ करने जा रहा हूं, जो विदेशी पृष्ठभूमि पर है, जिसका शीर्षक है अंतिम झलक। ये लघु कथा करीब ये 1982-83 के आसपास की है। इसका परिदृश्य उस समय का है। अंतिम झलक। सांग स्टूडेंट टाउन से पैदल मित्रों के साथ मशहूर क्लब 7 ओस्लो शहर के मध्य यहाँ रात 11:30 बजे से क्लब में निशुल्क प्रवेश के चलते आ गए थे। डिस्कोथेक में जीवंत संगीत, ऑर्केस्ट्रा, रात में निशुल्क प्रवेश और मित्रों और अनजान लड़कियों के संग नृत्य करना एक अलग आकर्षण था। मैं अकेला जो बिना मदिरा पिए पर आनंद में और थिरकने में कोई कमी नहीं थी। उस जगह से आया था जहां आप चाहने वाले से अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाते और यहाँ उन्मुक्त बाहों में बाहें डालकर साथ साथ बदल कर लड़के लड़कियों का आपस में लोगों के साथ नाचने का अवसर किसे रास नहीं आता। नाचते उछलते कूदते सुबह के 5 बज गए। पहली बार इतनी देर तक नृत्य करने के कारण बहुत थक गया था, अतः सुबह 5:45 बजे पहली मेट्रो से वापस अपने निवास स्टूडेंट हॉस्टल जाने के बारे में विचार करता हुआ उस लड़की के साथ बाहर निकला जिसके साथ देर तक नृत्य कर रहा था। क्लब से साथ बाहर निकली और कहकर उस बिल्डिंग में स्थित होटल में यह कहकर चली गई, बहुत जल्दी मिलते हैं। सामने ही मेट्रो स्टेशन था। मेट्रो स्टेशन पर मुख्य द्वार पर प्रतीक्षारत था। मेट्रो आने वाली थी। तभी एक सुंदर सी युवती मेरे सामने से हैंडबैग लिए हुए गुजरी। यह तो वही लड़की है जिसके साथ मैं कल नृत्य कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा पर अनदेखा किए निकल गई। उसकी एक झलक पाने के लिए मैं अवाक देखता रह गया। वह चली गई, मेरी मेट्रो भी आ गई और मैं उसमें सवार हो गया। अभी मैंने आपके सामने 2 लघु कथाएं पढ़ी। पहली थी रिश्ते की भीख और दूसरे का शीर्षक था अंतिम झलक। अब मैं इस पर परिचर्चा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अपनी श्रद्धेय पुष्पा बरनवाल, जो एक नाट्य कलाकार भी कह सकते हैं, लेखिका हैं, समीक्षक हैं और बहुत सौभाग्य की बात है कि वो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए श्रद्धेय पुष्पा बरनवाल। मेरी आवाज आ रही है सुरेश जी? जी आ रही है। नमस्कार मित्रों, आज हम सभी यहाँ सुरेश जी की लघु कथा संगोष्ठी में विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए हैं। सुरेश जी को जब से मैंने जाना है, मुझे वो एक बेचैन और निडर रचनाकार के रूप में दिखे। चाहे कहानियां हो, चाहे कविताएं या वैचारिक बहसें, वो फ्रंट पे मुकाबला करते रहे हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए उनकी पहली कहानी रिश्ते की भीख पर आते हैं। कहानी में आप देखेंगे कि एक लड़का जो हम सबका प्रतिनिधि है, मोबाइल में व्यस्त है। वो और मोबाइल में जब युवा पीढ़ी व्यस्त होती है तो आसपास के परिवेश से बेखबर होती है। व्यस्त होते हुए वो अनायास ही उस बच्चे की जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है और वो मोबाइल में तभी व्यस्त है। उसे होश तब आता है जब उसकी मंगेतर उसे झिड़कती है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम भीख मांग रहे हो, और उसे अपनी स्थिति का तब भान होता है। लेकिन उसकी प्रेमिका और उस लड़के में एक बड़ा जबरदस्त अंतर है कि उस लड़के की जो भारतीय मानसिकता है उसमें एक अद्भुत ढंग की मानवीयता लिपटी हुई है। उस लड़की की भारतीय मानसिकता में एक अद्भुत ढंग की मानवीयता लिपटी हुई है। वो चाहता है कि वो दौड़कर अपनी प्रेमिका के पास जाए और उसे अपनी स्थिति से अवगत कराए, परंतु उस बच्चे की करुणा कि वो बच्चा आखिर उस भरे स्टेशन पे छूट जाएगा, उसकी मानवीयता उसे रोक लेती है। और दूसरी ओर उसकी जो प्रेमिका है वो आज की युवा पीढ़ी के धैर्य मानसिकता की परिचायक बन रही है, जिसके पास सब कुछ है पर समय नहीं है। अगर समय होता
तो शायद हमारे संबंधों में इतने अंतर्विरोध, इतनी आशंकाएं, इतनी गलतफहमियां डेवलप नहीं होती। और एक बड़ा खूबसूरत सा बिंब इस कहानी में देखने को मिलता है। कहा तो ये जाता है कि लघु कथा लेखन शुरू ही इसलिए हुआ था कि इसमें बड़ी बड़ी बातों के लिए गुंजाइश नहीं थी। आप संकेत में अपनी बात रखिए, लेकिन कमाल का इसमें सटायर है कि रिश्तों के रेल जैसे उनके सीने से गुजर जाती है। उस ट्रेन का जाना और उस रिश्ते का रेल की तरह धड़धड़ाते हुए रिश्ते को चाकता करके गुजर जाना कमाल का बिंब देखने लगा। और साथ में उस प्लास्टिक की प्लेट बड़ा ही प्रतीकात्मक संकेत है कि अब उस प्लास्टिक के प्लेट में जो खनखनाते सिक्के हैं वो मानो ये बयान कर रहे हैं कि सब कुछ इस प्लास्टिक संस्कृति में प्लास्टिक की तरह हो गया है, रिश्ते भी भीख बन गए हैं। कमाल की कहानी आपने लिखी है सुरेश जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दूसरी कहानी पर चर्चा करूंगी, अंतिम झलक। यह कहने को तो विदेशी वातावरण के प्रभाव में लिखी कहानी है। सुरेश जी ने अभी संकेत भी किया, ये 80-90 के दशक के वातावरण को ध्यान में रखकर मैंने लिखा है। लेकिन त्रासदी यही है कि आज यह, चाहे वो भारत हो या विदेश हो, ये हम सब की त्रासदी बन चुकी है। अब जिंदगी ही युवा पीढ़ी के लिए मौज मस्ती का नया बहाना बन चुका है। रात भर हम जिस प्रेमी जोड़े के साथ थिरकते रहे और उसी पार्टनर को जब हम सुबह देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे रात गई बात गई। और यह जो मौज मजा लेने वाली जो संस्कृति है, यह हमारे लिए एक बेहद विडंबना का मतलब उसको क्या कहें कि प्रभाव दिखाती है कि वह जो लड़का है उसके अंदर कहीं ना कहीं उन रिश्तों को जीने की चाहत है। वो चाहता था कि उस लड़की के साथ उसकी मित्रता हो, परंतु वह लड़की उस लड़के से समय से आगे है, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं इतनी ज्यादा है, भौतिकता का अंबार इतना ज्यादा है, लेकिन हमारे पास संबंधों को जीने का न धैर्य है न समय है। तो और विडंबना क्या है कि जब वो ट्रेन आती है तो वो लड़का भी तो मेट्रो में बैठकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि समय का जो दबाव है उस लड़के पर भी हावी है। इस कहानी की खूबसूरती यही है कि एक नजर में तो ये लगता है कि वो लड़की बहुत प्रैक्टिकल है और उसने जिस क्षण को जिया उस क्षण को फिर पीछे मुड़कर देखने की का समय नहीं उसके पास। लेकिन वो लड़का क्या करता है? वो लड़का भी तो अंततः ट्रेन में सवार होकर अपने गंतव्य पे चला जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो कहानी है, ये ऊपर से देखने में तो बहुत ही सीधी सादी सी सरल ढंग की कहानी लगती है, लेकिन इसके अंदर में एक गजब का व्यंग्यात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जो सटायर करता है आज की युवा पीढ़ी की मानसिकता पर कि सब कुछ यांत्रिक हो चुका है, सब कुछ रिश्ते तो यांत्रिक हो चुके हैं और इस समय के दबाव से कोई भी बचा नहीं है। जो इसको लेकर सोच रहा है ये गलत हो रहा है, वो भी इस समय के दबाव की गिरफ्त में है। तो बेहद खूबसूरत कहानियां और लघु कथा के माध्यम से सुरेश जी ने एक मतलब क्या कहें कि जीवन के जटिल सत्य को, आंतरिक सत्य को जिस खूबसूरती के साथ और कितनी सहजता के साथ पिरोया है, तो काफी संभावनाएं हैं, काफी दिशाएं इसमें खोली जा सकती हैं, काफी इसके इन शब्दों के माध्यम से कई नई व्याख्याएं हो सकती हैं और काफी बाकी वक्ता भी इस पर बात करेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद सुरेश जी, बहुत सुंदर कहानियां लिखी, धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, हेलो, नहीं आ रही। अब आपका माइक बंद हो गया। हेलो, लेकिन अब खुला है, लेकिन आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? हाँ अब आई है सर, अब आ गई। चलिए ठीक है, मैं दूसरी तरह से इसको टैकल कर रहा हूँ।
जी, श्रद्धेय मधुर कुलश्रेष्ठ जी और नीलम कुलश्रेष्ठ जी, आपने कुछ कहना है या नहीं? चलिए ठीक है। अभी हमने जिनसे अभी निवेदन किया था, मधुर कुलश्रेष्ठ जी एक उपन्यासकार हैं और अभी आपका एक जासूसी उपन्यास भी आया है 6 अन्य उपन्यास के बाद, और उन्हीं के साथ बैठी हुई हैं नीलम कुलश्रेष्ठ जी, ये भी एक बहुत अच्छी रचनाकार हैं। हम लोग सबसे पहले 2015 में मिले थे एक कार्यक्रम में, जहाँ पर हम लोगों को मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोनों को। अब हम ले चलते हैं आपको लखनऊ, ग्वालियर से लखनऊ अब ले चलते हैं। मुझे याद नहीं है कौन सा शहर है, लेकिन अब मधुर जी के पास से ले चलते हैं अलका प्रमोद जी के पास। अलका प्रमोद जी भी लखनऊ की जानी मानी कथाकार हैं और इनकी बहुत सी रचनाएं अनेक संकलनों में संग्रहित हुई हैं और अनेक कहानियों का अनुवाद भी हुआ है। अलका प्रमोद जी, आपको दावत देते हैं कि आप आएं और लघु कथा पर प्रकाश डालें। लघु कथाओं पर। नमस्कार सुरेंद्र शुक्ल शरद आलोक जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने यहाँ पे हमें और लघु कथा के बारे में कल हम आपसे आपके इससे जुड़े थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि कल इंटरनेट गड़बड़ हो जाने की वजह से जुड़ नहीं पाए। और आज की लघु कथा तो आप हमें नहीं शायद भेज पाए, लेकिन लघु कथाएं हमने आपकी बहुत सी पढ़ी हैं। तो लघु कथा के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक विशिष्ट विधा है जो सस्सई के दोहों जैसी होती है, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। इसलिए लघु कथा में कहानी से सर्वथा भिन्न शिल्प संवेदना की अपेक्षा होती है और लघु कथा मात्र किस्सा गोई नहीं, किसी सामाजिक सरोकार के संदेश को संप्रेषित करने के उद्देश्य से अलका जी, जी आप अगर इस लघु कथा पे न पढ़ सकें तो कोई बात नहीं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमको आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि लघु कथा की विधा के बारे में हमें नहीं जानना है। जी जी और हमने आपको भी थोड़ी देर पहले फोन किया था, लेकिन आप हमें लघु कथा भेजी नहीं आपने। हाँ, देर से भेजी है, फिर से देखिए, देर से भेजी। अच्छा, नहीं अभी भी नहीं आई, हमने ये कोई बात नहीं, मैं अभी भेज देता हूँ। तो जब अब सबका नंबर आ जाए तो फिर बोल दीजिएगा, मैं अभी भेजता हूँ। तब तक हम पढ़ लेंगे। हाँ, और अलका जी बहुत बहुत आपसे क्षमा मांगता हूँ। नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं है, हमको खुद भी बुरा लग रहा था कि हमारे इसका पास कारण बाद में बता देंगे कि कथा और कथाकार की बात, क्योंकि अभी अगर बता देंगे तो फिर आपको बोलने में वो होगा, तो हम चाहते हैं कि आप स्वतंत्र होकर बाद में बोलें। जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो है शशि पराशर जी जुड़ गए, उनको भी बहुत आभार, क्योंकि उनके हम नहीं क्या कहते हैं, उनके नेट SPDN चैनल के द्वारा हमारी इस गोष्ठी का दोबारा प्रसारण होगा, और हमारी तरफ से तो प्रसारण होगा ही। मैं जब अब आमंत्रित करता हूं कि ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी को, और इसी बीच में मैं अलका जी को लघु कथा भेजता हूं। और इसके पहले मैंने पाठ किया था, तो शायद आप देर से जुड़ पाए, इसलिए पूरा सुन नहीं पाए, क्षमा करें जी। स्वागत है डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को सादर प्रणाम। आदरणीय शुक्ल जी का आभार इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। सीधे अब लोक कथा की समीक्षा पर आता हूं। और पहली लोक कथा अंतिम झलक। लेखक सुरेश चंद्र शरद आलोक जी ये लोक कथा है, जिसका शीर्षक है अंतिम झलक। साग्न स्टूडेंट टाउन से मशहूर क्लब सेवन शहर ओस्लो के मध्यरात 11 बजे आ गए। डिस्कोथेक के जीवंत संगीत, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, ठीक है। जी बोलिए, स्वागत है जी। साग्न स्टूडेंट टाउन से मशहूर क्लब सेवन शहर ओस्लो के मध्य रात 11 बजे आ गए। डिस्कोथेक के जीवंत संगीत, ऑर्केस्ट्रा, सभी निःशुल्क प्रवेश, मदिरा पीकर अनजान लड़कियों के बाहों में बाहें डाले रात भर नाचते, और मैं बिना मदिरा पिए
रात भर नाचता रहा। लेखक ने इन शब्दों में संकेत किया कि स्टूडेंट का जीवन, जेब में पैसे न होना पर जीवन का भरपूर आनंद लेने की इच्छा मदिरा न पीने वाले सामान्य लड़के लड़कियों में भी होता है। ऐसा ही एक युवक क्लब में नाचता है, जिस लड़की के साथ नाचता है दोनों में कोई लगाव नहीं, सिर्फ भरपूर आनंद लेने की इच्छा है। उसी होटल से निकलकर अनजान सी लड़की चली जाती है, जबकि लड़का एक झलक पाने को बेहवल, अर्थात वर्तमान समाज का ऐसा चेहरा जिसमें गरीब भावुक लड़का बिना पैसे के सभी खुशी पाना चाहता है, पर मौज मस्ती के बाद लड़की की बेरुखी उसे जमीन पर ला देती है। यह तो अंतिम झलक की समीक्षा हुई। और दूसरी कहानी है दूसरी कथा है रिश्ते की भीख। कथा का शीर्षक मुझे बहुत जबरदस्त लगा, रिश्ते की भीख। जी, लेखक की पैनी दृष्टि और भावुक हृदय की अनुभूतियां लघु कथा के मर्म को पकड़ने में सक्षम है, या कहें कि मार्मिक अंश को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम है। परिस्थितियों ने भावुक हृदय युवक को भिखारिन के बच्चे की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी उठा ली, उसी बीच उसकी मंगेतर अपनी सखियों के साथ पहुंचती है और उसे भिखारी समझकर सामने रखे कटोरे में पैसे डालती है। गलतफहमियां कैसे शुरू होती हैं, इस पर बड़ी अच्छी रंजना शुक्ल जी ने की है। लेखक ने जहां मंगेतर के प्यार का बखिया उधेड़ा, वहीं संशय से समाज में होने वाली संबंधों की टूटन का आधार ढूंढ दिया। कहानीकार के शब्द शक्ति की सराहना करता हूं। युवक का रिश्ता भी भीख बनता नजर आ रहा है। शीर्षक बहुत जोरदार है, भावात्मक संप्रेषण जबरदस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी। और इसके बाद शशि पाराशर जी, आइए, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मुझसे पहले जो विद्वान बोले हैं उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या इन दोनों कहानियों की है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जैसा जो मैं समझ पाया हूं इन कहानियों को और परिवेश को, उसके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। हम पहले कहानी जो आपकी है शुक्ला जी की अंतिम झलक, ये जो अंतिम झलक कहानी है, इसमें शुक्ला जी ने बड़े अच्छे और खूबसूरत तरीके से पाश्चात्य सभ्यता का जो परिवेश है और जिस प्रकार की मुश्किलों का सामना वहां भारतीयों को करना पड़ता है, वो कोशिश करते हैं कि जिस हालात में हैं, जैसे हैं, जीवन के उन क्षणों का आनंद लें। और वो ये भी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से पाश्चात्य सभ्यता में घुल मिलकर अपने आप को अकेला ना होने दें। एक भारतीय की जो खूबी है कि वो बिना शराब पिए भी नाच सकता है। भारतीय की जो खूबी है कि वो बिना पैसे के भी आनंद उठा सकता है जीवन का। उसको ये रिश्ते जो अंतिम झलक है इस कहानी में दर्शाया गया है। और सच पूछिए, जो इस कहानी का अंत है उसको बड़ी खूबसूरत ढंग से मैं कहना चाहूंगा कि ये इतने अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है कि ये मुझे इसमें एक और टाइटल नजर आता है, रिश्तों का फास्ट फूड। जो खानों में हम फास्ट फूड खा रहे हैं, उसी प्रकार से अंतिम झलक में एक रिश्तों का फास्ट फूड हमें नजर आता है। अब मैं दूसरी कहानी की तरफ आता हूं, रिश्तों की भीख। रिश्तों की भीख में जिसको कहते हैं ना संयोग की त्रासदी, वो देखने को मिलती है। और बड़े ही अच्छे ढंग से शुक्ला जी ने ये दर्शाया है कि कभी कभी
कुछ संयोग ऐसे हो जाते हैं कि वो हमारे जीवन की दशा बदल सकते हैं। एक पल का कोई भी क्षण, कोई भी घटना हमें आसमान से जमीन पर ले आती है। और जो निष्ठुरता यहाँ उनकी मंगेतर की नजर आती है, उसमें हमें नजर आता है कि हम जिस तरह का मोह विदेश से रखते हैं, विदेश में जाने का, विदेश में कमाने का, उसका एक निष्ठुर चेहरा इस कहानी में नजर आता है। क्योंकि अगर यही घटना भारत में इस नायक के साथ हुई होती तो शायद उसकी प्रेमिका 2 मिनट के लिए रुक जाती, शायद वो उसे समझने की कोशिश करती, शायद वो उसकी मजबूरी को भी देखना चाहती। लेकिन वहां क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में रंगे बसे लोग हैं, तो उसने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि ये कुछ और भी परिदृश्य हो सकता है, मुझे यहाँ रुकना चाहिए, इस आदमी की बात सुननी चाहिए। और जो एक भारतीय नागरिक है या भारतीय मनोदशा का व्यक्ति है, वो आखिर क्षण तक उस रिश्ते को निभाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और उसके पाने की लालसा में वो अंतिम छोर तक उसके साथ जाता है। और उसी पेशोपेश में उसकी अपनी खुद की ट्रेन छूट जाती है। तो यहाँ एक वो बड़ा एक पुरानी सी लाइन है, वो मुझे याद आ गई, खुदा ही मिला न विसाले सनम। तो वो जो एक पुरानी कहावत है, वो भी इस कहानी को दर्शाती है। अगर शुक्ला जी की इजाजत हो तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता भी नहीं, साथ के साथ। अभी ठीक नहीं है पराशर जी, क्योंकि आप हमें कविता भेज दीजिए, मैं आपकी कविता पढ़ दूंगा। जी 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 जी, ठीक है, मैं बाद में सुना आप दूंगा। मेरी छोटी कविता भेज दीजिए, मैं आप पढ़ दूंगा यहाँ। जी 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 जी, क्योंकि एक तरीके से कोई ऐसा नहीं है, पढ़ा भी जा सकता है, लेकिन वो तारतम्य अगर टूट जाएगा तो फिर समीक्षा नहीं का कर नहीं पाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, मैं हाँ, एक दफा धन्यवाद। फिर दोबारा ज्वाइन कर हाँ लूंगा, जी, मेरा कुछ असाइनमेंट है अभी, हाँ, कोई फिर बात मैं नहीं। थोड़ी देर बाद आप दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। जी, जी, शशि पराशर जी अभी हमारे साथ अपने अपने कहानियों को अपने निजी अनुभवों के साथ जोड़ करके बता रहे थे। और इसके पहले भी हम लोगों ने श्रद्धेय पुष्पा बरनवाल जी की समीक्षा सुनी, और उसी के साथ में अलका प्रमोद जी आई थी, तो उनके पास कहानी नहीं पहुंची थी। ऋषि कुमार मंडी त्रिपाठी जी ने भी अपनी तरह से कहानियों के बारे में चर्चा की। अब हम प्रमिला कौशिक जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी बात रखें कहानी पर। नमस्कार। सुरेश जी को बहुत बहुत आभार और मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का स्वागत करती हूँ। और सुरेश जी की मैंने बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, इनकी मेरे पास कुछ बुक्स हैं जिनकी मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, और सभी में लेखक की संवेदनशीलता के दर्शन होते हैं। तो पहले मैं अंतिम झलक पर आती हूँ। अंतिम झलक जो कहानी है, जैसे कि कोई भारत के किसी गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति बंबई शहर में पहुंचकर वहां की चकाचौंध को देखकर आश्चर्यचकित होता है, भ्रमित होता है, बिल्कुल वैसे ही मुझे यहाँ लगा कि अंतिम झलक लघु कथा का नायक जब एक छोटे टाउन से ओस्लो शहर के मशहूर क्लब में पहुंचता है तो वह भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता है जैसे कि मानो कि एक गांव से कोई व्यक्ति यहाँ बंबई शहर पहुंच गया हो। वहां के लड़के लड़कियों को साथी बदल बदल कर नृत्य करते देखता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, जबकि हमारे यहाँ भारत में तो सब अपने साथी के साथ नृत्य करते हैं, लेकिन वहाँ पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव होने के कारण कुछ वहां पर अंतर नजर आता है नायक को। वह हैरान तो अवश्य होता है यह सब देखकर, लेकिन उस नृत्य का पूरी रात भरपूर आनंद भी लेता है, खुद भी नृत्य करता है अपने एक नई सखी के साथ में। और जब सुबह क्लब से बाहर जाते हैं तो उस समय वह लड़की को देखता है कि वह अपना पर्स हाथ में लिए हुए वहां से बाहर निकल रही है, लेकिन वह लड़की उस नायक को वहां अनदेखा करके
चली जा रही है। लेखक रोकना चाहते हैं, नायक रोकना चाहते हैं उसको, लेकिन वह वहां पर रुकती नहीं और उसकी एक अंतिम झलक ही थी है जो उनको वहां दिखाई दी। तो कहानी में छोटे व बड़े शहरों की जो सभ्यता संस्कृति का अंतर है उसको लेखक ने यहाँ पर बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। और दूसरी कहानी है रिश्ते की भीख। बहुत ही मार्मिक कहानी है। वास्तव में ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि लेखक ने छोटी सी कहानी में मानो भावनाओं का समुंदर निर्मित कर दिया हो। नायक का फोन में व्यस्त रहना आधुनिक परिवेश की एक वास्तविक वस्तु स्थिति को भी परिलक्षित करता है, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि कहीं पर भी कुछ लोग बैठे हुए हों तो सब लोग अपने फोन में व्यस्त रहते हैं। तो उसी वस्तु स्थिति को यहाँ पर लेखक ने परिलक्षित किया है। भिखारिन का पानी लेने जाते समय कथानायक को भिखारिन के द्वारा अपने बच्चे के पास बिठा जाना और नायक का वहां पर उसी डिब्बे पर बैठ जाना जिस पर कि वो भिखारिन बैठी हुई थी और बच्चे को अपना एक पेन खेलने के लिए दे देना, उस सबसे ऐसा लगता है जैसे कि जो नायक है कथा का वह बहुत ही संवेदनशील है। और थोड़ी देर में जब एक कोई लड़की वहां पर आती है और उस प्लेट में कुछ पैसे डाल जाती है, पैसों की खनक से नायक का ध्यान उधर जाता है तो वह पाता है कि वह वही लड़की है जो कि उसकी मंगेतर है। और जैसे ही वह उसकी तरफ देखता है तो मंगेतर कहती है कि अच्छा तुम भीख भी मांगते हो। लड़की को बुरा लगता है और वह ऐसा कहकर गुस्से में वहां से जाने लगती है, रुकती नहीं है। लड़की को गलतफहमी हो जाती है। तो वास्तव में कई बार ऐसा होता भी है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि जो है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वह होता नहीं है। तो उस लड़की द्वारा प्लेट में डाले गए वे पैसे सिर्फ भीख ना होकर रिश्ते की भीख हो ऐसा लगता है। लेकिन मुझे इससे कुछ इतर भी महसूस हुआ। मुझे लगा कि नायक को पैसों के रूप में भीख तो मिली, लेकिन वह अपनी मंगेतर से रिश्ते की भीख मांगता ही रह गया और उसको रिश्ते की भीख ना मिल पाई। ये मेरा अपना सोचना है इस कहानी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी तक जिन लोगों ने, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने को उन पात्रों से जोड़ते हुए जिन्होंने कभी देखा हो या कहानी से मिलते हुए, तो अपनी अपनी बातें कही। और इसके बाद मैं आ रहा हूँ एक और जो लघु कथाकार, अभी ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। हालांकि जो भारत में लघु कथाकार हैं ना, वो परिभाषाएं पढ़ पढ़ करके लघु कथाएं लिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी ऐसे हैं, और क्योंकि रचनाकार का अपनी तरह से लिखना और उसका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि आज के कार्यक्रम के बाद मुझे जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, खासकर जो लोग इस पे अपनी परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, तो मेरी दूसरी कहानियां भी पढ़िए, ताकि थोड़ी सी चीजें आगे चलकर साफ हो जाएं कि लड़कियों को देखने का नजरिया लड़कों को, लड़कों को देखने का नजरिया लड़कों को, ये सर सब मैं अभी बोलूंगी। हाँ जी जी जी, आपकी तरफ आ रहे हैं। चलिए पहले मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी मुझे श्रद्धेय डॉक्टर पूनम मिश्रा जी को, जो अमेठी से जुड़ी हैं। स्वागत है। और उसके जी, स्वागत है पूनम मिश्रा जी। सादर प्रणाम सर। आभासी मंच को मेरा प्रणाम। सर मैंने तो अभी 2 कहानियों को देखा और सुना भी समीक्षकों से कहानियों में, और जो मैं महसूस कर पाई हूँ अंतिम कहानी में कि जो भी है जैसा भी है उसी में जीवन को जीने के लिए हमें क्षमतावादी होना पड़ेगा। सामंजस्य जो वसुधैव कुटुंबकम है वह अंतिम झलक में दिखाई गई है कि अगर हम प्रवासी हैं तो जो हमारा ग्लोबल गांव का देवता है, हमको ग्लोबल सभ्यता को स्वयं में स्वीकारना पड़ेगा। और भारतीय जीवन में जो हमारी सामाजिक समझ होती है, हम सबको समेट करके लेके चलते हैं। हमें अवधूत की मस्ती को, हमें शिव शंभू को, जैसे सांप गले में है तो हमें वो भी कि जहर और अमृत
दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर जहाँ की जैसी सभ्यता, हम प्रवास में निवास करने के लिए यदि गए हैं, तो जैसे आप चाइनीज फास्ट फूड को, अभी एक समीक्षक सर ने बताया था कि फास्ट फूड को भी हम अपने भोजन में स्थान दे रहे हैं, अपनी दिनचर्या में ला रहे हैं, तो वैसे प्रवासियों को इस आधुनिक जीवन में उनकी शैली को भी अपनाना पड़ेगा। और लेकिन अपनी मस्ती को हमें नहीं भूलना है। जो अवधूत की मस्ती है, जो हमारा अल्हड़पन है, जो हमारी सहजता है, उसको हम मजबूरन प्रवासियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ये अंतिम झलक में मुझे लगता है कि होना चाहिए। दूसरी कहानी रिश्तों की भी। संयोग से जीवन को एक क्षण में बदल दिया जाता है, यह क्योंकि समय पर सर किसी का अधिकार नहीं है। कौन कब मिला और कब बिछुड़ गया, ये नहीं है। लेकिन इसमें जो प्रवासी प्रेम के वैशिष्ट में जीवन का 7 फेरे, हमारे यहाँ 7 फेरों में ये अतार्किक समर्पण दिखाया जाता है। लेकिन वहां की जो प्रेम पद्धति है, जो आज है गेट टुगेदर, मिले और भूल गए, अतार्किक। क्योंकि शरत चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो देवदास में दिखाया जाता है कि वहां पर जब एक रात की मुलाकात में शरत मिलते हैं, तो वो काफी याद रहता है। सुबह वो जब कोठे से उतरते हैं और मालिक के यहाँ पैसे पहुंचाने रहते हैं, तो उनको वहां पर जो नर्तकी रहती है, वो पूरे प्रेम के साथ उनको उस कोठे से परिचय कराती है। लेकिन यहाँ की जो उनकी प्रेमिका है, जिसके साथ वो मस्ती भर पल रात भर वो नृत्य करता है और अंत में वो उसको भूल जाती है, यह एक सोचने पर मजबूर कर देती है कि मानव होने पर मानवीय गुणों से हीन है, मानवीयता का कहीं ना कहीं हनन है। और यह किसी भी देश और किसी भी सभ्यता के लिए संकट ही है, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए यह बहुत ही संकट का साक्षी बनेगा। अगले में हम देखते हैं कि बच्चे संवेदनहीन साथी के साथ, रिश्तों की भीख में संवेदनहीन साथी का संवेदनशील साथी से मुलाकात है। भावुक को भावनाहीन साथी का मिलना यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और मैं अंत में कहूंगी, जो जाना सो कहा नहीं, कहा सो जाना नहीं। जो जैसा जानता है, जो जैसा दिखता है, शायद वैसा होता नहीं। कबीर ने कहा है, जादिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो यहाँ पर उसने प्रेम की अपेक्षा की थी, लेकिन पूर्णता की कामना करना यह मूर्खता होगी। ये तो भारतीय प्रेम का परिचारक है कि राधा ने कृष्ण से प्रेम किया था। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी राधा के प्रेम को पूर्ण नहीं कर पाए थे। अंत में जगन्नाथ जी होकर के अपना भाव विह्वल हुए। तो सर, ये तो बड़ी ही मार्मिक कहानी है, रिश्तों की भीख। शायद ही कोई साथी ऐसा होता है जो पटल पे ना हो करके भी 7 जन्मों तक निभा जाता है, और कुछ ऐसे साथी होते हैं कि साथ पर ना रह करके भी साथ नहीं होते हैं। तो मेरी दादी एक कहावत कहती हैं, सांकर पात बबुर कै, दो जन सूते जाए, चित के पाटे मोर हरी, पलंगियों पर न समाये। यानी बबूल का पत्ता अत्यंत छोटा होता है, लेकिन अगर मन का मीत मिलता है तो उस पर भी साथ निभाने का समझौता किया जाता है, साथ साथ चलने का। और बहुत बड़ा बेड हो, अगर हमारे मन नहीं मिलते हैं तो वहां पर भी चित्त हमारा दूर दूर हो जाता है और वहां पे हम नहीं रह सकते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम मिश्रा जी। पूनम मिश्रा जी के बाद मैं अपर्णा गुप्ता जी को स्वागत करता हूं। देखिए, इस मंच में हम लोग जो जुड़ते हैं, कोई ऐसा कोई उस तरह का उद्देश्य नहीं है जिनको परंपराओं में बांधा जाए। और सब लोग, अधिकतर लोग जो हम लोग परंपरा में जकड़े होते हैं और पुरुषवादी समाज से आते भी हैं, मैं उधर नहीं कहना चाहता। अब आइए हमारी श्रद्धेय अपर्णा गुप्ता जी, जो जिन्होंने अभी कुछ वर्षों से लघु कथा लिखना शुरू किया, लेकिन वह शुरू से एक कवि हैं और विवाह के पूर्व भी अपने ससुर जी के कविता के साथ एक संकलन में आई थी। हमारे श्रद्धेय मित्र जिन्होंने मेरे साहित्य पर एक अभिनंदन ग्रंथ निकाला था, हमारे श्रद्धेय आदरणीय अंशुमाली जी। तो स्वागत है आपका अपर्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया
और आप सभी श्रद्धेय लोगों को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। मैं आज अपने पापा की कविता पढ़ूंगी, पापा जी की नहीं, पहले। अभी नहीं सुनिए, बाद में हम आपको मौका देंगे, और एक नहीं, आप उनकी 2 कविता पढ़िएगा। अच्छा हमारे अच्छा, श्रद्धेय वीरेंद्र प्रकाश गुप्त अंशुमाली जी की एक नहीं 2 कविता पढ़िएगा। तो मैं अपनी बहुत पढ़ूं? अभी नहीं, अभी कविता नहीं, केवल इसमें समीक्षा के लिए आपको इसलिए मौका दिया, मौका नहीं मतलब इसलिए कि अभी आप नई कथाकार हैं, तो हम लोग का परंपरात्मक तरीके से ये नहीं है कि एक समीक्षक हो तभी समीक्षा करें, और हम लोग एक बंधे हुए रूप में न सोचें, अलग-अलग भी सोच सकते हैं। जैसे तो आपने अभी मैंने देखा, समीक्षा सब लोगों ने अपने-अपने समीक्षा में एक तरह से अपने अनुभव पिरोए या अपनी तरह से व्याख्या की, और सभी का सच किसी के सच से कम नहीं है। जी, जी, तो अब हम लेकिन इसके मैंने बाद, आपकी कथाएं पढ़ी नहीं है सर। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, क्षमा करें। जी, जी। हम आगे से भेज देंगे, हाँ और बहुत जी, अच्छा लगा। अभी आप जाइएगा नहीं, आपको पढ़ के नहीं जाना है। नहीं नहीं नहीं, रश्मि जी, अगर आपको नहीं बोलना है तो मैं काव्य गोष्ठी शुरू करूँ? आपको अगर बोलना हो? नहीं सर, आप कहें तो मैं बोल सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? डॉक्टर रश्मि चौबे जी, इसलिए भी आपकी बात सुन कर के अच्छा लगता है कि कोरोना काल के हम लोग इससे जानने वाले हैं। कोरोना काल के जानने वाले लोग कम ही हैं आज दुनिया में। धन्यवाद सर, आपने अवसर दिया। इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रश्मि, एक सर्वप्रथम मिनट। साहित्य सुरेश जी, मैं बीच में समीक्षा जैसा कुछ। अरे, अभी रुक जाइए अशोक जी, चलने दीजिए। जी जी। तो जी, बोलिए रश्मि जी। साहित्य जी, धन्यवाद सर। साहित्यकार, पत्रकार, संपादक आदरणीय डॉक्टर आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ल सर ने मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और सर ने मुझे कहानी भेजी थी। बहुत कुछ लोग यहाँ पर कह चुके हैं, आप सभी विद्वानों को नमन करते हुए कुछ विशेषताएं मैंने जो देखी, कुछ कह चुके लोग, और सबसे अच्छी बात जी रश्मि जी। कि जो उन्होंने कहा कि फास्ट फूड जैसे रिश्ते हो गए, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं भी अपनी क्षमतानुसार 2 शब्द कहूंगी। कहानी में दोनों देशों की जो सभ्यता और संस्कृति, उसकी झलक प्राप्त होती है। और सर, क्या मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं? जी। जी जी। कहानी में दोनों देशों की दिखाई देती है। भारत का युवा और नॉर्वे जो युवा है, और खासतौर से वो लड़की दिखाई है, उन दोनों में कितना फर्क है कि वो एक तरह से बाद में भी रिश्ता निभाना चाहते हैं, और वो देखते हैं लड़की की तरफ, लेकिन लड़की अनदेखा कर जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय लोग होते हैं वो बाद में भी अपना रिश्ता कायम करते हैं। और विदेशी लोगों की यहाँ पर जो बताई है, स्त्री है तब भी उसमें जो संवेदनाहीन कहूं मैं, इस तरह का शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि वो अनदेखा सा करके चली गई, रात गई सुबात गई की तरह। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कार हैं, सभ्यता है, और विदेशी संस्कार और सभ्यता, उन दोनों का एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन मुझे इस कहानी को अगर पढ़ते हैं तो दिखाई देता है कि कैसी कैसी मानसिकता होती है। भारतीय लोग अपनी जो कहते हैं ना, सच्चा प्यार भी इजहार नहीं कर पाते, इतने झिझकते हैं। और वहां पर जैसे कि पारस सर जी ने कहा, फास्ट फूड की तरह लोग मिलते हैं और तत्काल में संबंध कर लेते हैं एक तरह से। और जो शहर, बहुत अच्छा वर्णन किया है सर ने, शहर को भी दिखाया है कि शहर के बीचों बीच जो एक क्लब है ना, और वहां पर रात में 11 बजे के बाद, मतलब यहाँ पर इतनी इजाजत देना आसान नहीं है, युवाओं को इतना फ्री नहीं होते, और वहां पर फ्री में ही उस क्लब में बुलाया जाता है और मौज मस्ती होती है, जो जो कि युवाओं की एक अंतर की इच्छा होती है कि हाँ हम ऐसा करें। वहां पर एक तरह से खुली छूट है उस सबको करने की, और हम यहाँ पर कहीं एक सलीका या एक तरीके से चलते हैं। ये मैंने महसूस किया इसको पढ़कर। और जो भाषा है, तो भाषाओं में हिंदी के अलावा भाषाओं को मतलब कहानी को अच्छे से समझाने के लिए अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। और जो दूसरी कहानी है एक और, उसमें भी तो
कि इंसान को खुद को ही नुकसान पहुंचा दे। वो कुछ ऐसा महसूस किया कि वो एक अच्छा गाना था। लेखक किसी बच्चे को दिख रहा था जो कि मतलब जिम्मेदारी निभा रहा था अच्छाई की, लेकिन वो पड़ गई उसके ऊपर। दोनों ही कहानियां हैं वो हमें एक तरह से संदेश देती है। एक तो बताती है कि दोनों देशों के युवाओं में कितना फर्क होता है। एक छंद है बिल्कुल, चाहे वो स्त्री है अपना मन कहते हैं मन और उसके बाद आगे बढ़ गए, जबकि वो युवा तब भी इंतजार करता है अच्छे संबंध बनाने के लिए। और यहाँ दूसरी जगह भी वो एक तरह से भीख वाले की, यहाँ तक कि मतलब लोग बड़े बड़े लोगों की करते हैं, छोटों की नहीं करते, लेकिन उसके युवा का हृदय देखो कि वो एक भिखारन की भी हेल्प करने चला है, सहायता करने चला है। ये उसकी बड़ाई है। और लेकिन उसका परिणाम उसको ये मिला कि उसकी जो बेटर थी उसको भ्रम हो गया और वो छोड़ के चली गई। तो जो इंसान की भावनाएं संवेदनाएं है उनका बहुत अच्छा इसमें चित्रण किया गया है। और इतना अच्छा चित्रण किया गया है कि हमें वो स्टेशन है वो दिखाई देता है, किस तरह से वो गरीब भीख मांग रही है, किस तरह से खड़ी है। सर ने पूरा चित्रात्मकता है मतलब उस कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और सचमुच आप जो ये कहानी लिखते हैं वो बहुत कुछ हमें सिखा देती है, जीवन में प्रेरणादायी रहती हैं कि हमें कहाँ थोड़ा सा संकोच कर देना चाहिए और कहाँ अच्छे से अपने आप को अपने व्यक्तित्व को दिखाना चाहिए। प्रेरणादायी कहानी रहती है और सचमुच आज की जो हकीकत है वो दर्शाती कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपने मुझे मौका दिया। आभार व्यक्त करते हैं सर। बहुत धन्यवाद, आप मुझे सुना। अभी मैं फिजियोथेरेपी करवाने आई हुई हूँ लेकिन मैंने यहीं से सोचा कि 2 शब्द कह दूं। सर ने आमंत्रित किया है उसके लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद धन्यवाद रश्मि जी। अगर कहीं आपके पति जी किसी प्रकार किसी भिखारी के हेल्प करने बैठ जाए तो प्लीज छोड़िएगा नहीं। ठीक है जो आ गया। बीच में हमने मजाक कर दिया क्योंकि ये लोग परिवार की तरह हैं। कोरोना काल में आप हुए, पराशर जी हुए, हमारे कौशिक जी हुए, ये प्रमिला जी हुई, तो ये लोग हम लोग पारिवारिक तौर पे कुछ बातें कर लेते हैं वो उन लोगों के सामने कि जो सह सकें, समझ सकें। जैसे कि संस्कृति को समझने के लिए जैसा कि ये पुष्प बरनवाल जी ने आज प्रस्तुत किया। और आप लोगों से प्रार्थना है कि अभिव्यक्ति एक पत्रिका है हमारी, श्रद्धेय पूर्णिमा वर्मन जी जो लखनऊ और दुबई दोनों जगह रहती हैं, उनकी बहुत ही अच्छी बहुत ही खूबसूरत पत्रिका है। उसमें एक कहानी मेरी पढ़िएगा। उस कहानी का आप लोग कहेंगे तो आपको लिंक भी भेज देंगे कि दुनिया छोटी है। उसमें फिर जो है एक माँ का ममत्व जो आप देखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति एक सा समीक्षा कर पाएगा, क्योंकि वो विदेशी परिप्रेक्ष्य में भी टिपिकल समय की कहानी है। और क्षमा करें अलका प्रमोद जी जो एक अच्छी रचनाकार हैं और उनको समीक्षा के लिए आज बुलाया था और मैं ही गलती से उन्हें कहानियां भेजना नहीं भेज सका था। तो ऐसे अब खेल हमने के इतनी साथ देर में पढ़ स्वागत ली है। है आलोक जी हमने इतनी देर में पढ़ ली है, कहिए तो प्रस्तुत कर दें। जी आपको बहुत बहुत बधाई आपकी लघु कथाओं के लिए। सुरेश जी की लघु कथा अंतिम झलक के मापदंड पर लघु कथा के मापदंड पर खरी उतरती है। इसके कथानक विदेश के ओस्लो में रह रहे एक साधारण भारतीय युवक का अनुभव है जो अपनी मानसिकता के विपरीत विदेशी वातावरण में रात भर नृत्य तो करता है, पर अंत में जब लड़की सवेरे उसको पहचानती नहीं तो वह उसे हतप्रभ करता है। विदेश के शहर ओस्लो में आसपास फैली हुई घटनाओं, संस्कारों और समाज को ये लघु कथा प्रतिबिंबित करती है। पाठक को मन मस्तिष्क को उद्वेलित करती है और इसका कथानक बहुत सशक्त है। इसमें संक्षिप्त में पूरा मनोविज्ञान तथा वहां का समाज प्रस्तुत कर दिया गया है। कम शब्दों में आपकी लघु कथा ने बहुत कुछ सहेजा है। लघु कथा के अंत तक जिज्ञासा बनी रहती है और भारतीय मानसिकता के पाठक को हतप्रभ भी करती है। ये लघु कथा संवेदनाओं को संप्रेषित करती है तथा बहुत कुछ विचार करने को छोड़ जाती है। इसी प्रकार रिश्ते की भीख एक रोचक और गहरी सोच छोड़ती लघु कथा है जिसमें संयोग से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण नायक की मंगेतर अपने प्रेमी को भिखारी समझ बैठती है और उसे छोड़कर चल देती है, परंतु नायक एक संवेदनशील युवक है और वह बच्चे को अकेला नहीं छोड़ पाता।
भले उसके लिए उसकी प्रेमिका नाराज हो गई और उसे गलतफहमी हो गई, जिसमें उनके संबंध बिगड़ने की पूरी संभावना है। ये नायक की मानवीयता और सकारात्मक पक्ष है और लघु कथा के माध्यम से एक सकारात्मक मानवीयता का संदेश देता है। लघु कथा की अंतिम पंक्तियां बहुत प्रभावशाली हैं। रेल छूट चुकी थी, मानो मेरे होने वाले रिश्ते की रेल मेरे सीने से गुजर गई, और मेरी नजर में उसकी प्लेट में दिए गए सिक्के ऐसे लग रहे थे जैसे मेरी मंगेतर रिश्ते की भेंट देकर चली गई हो। ये पूरी लघु कथा का सारांश है और बहुत प्रभावशाली है। इन दोनों इतनी अच्छी लघु कथाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी श्रद्धेय अलका प्रमोद जी, जो अभी लखनऊ से भाग ले रही थी। लखनऊ से हमारी अपर्णा गुप्ता जी ने भी भाग लिया। और अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कविता पाठ के लिए अगर हमें हमारे जो श्रद्धेय मित्र बैठे हुए हैं, एक एक्टिविस्ट भी हैं, उनका चौथा उपन्यास भी आने वाला है, लखनऊ से जुड़े हैं हमारे मुन्ना लाल शुक्ला जी, अगर वो कुछ पंक्तियां कहना चाहें तो स्वागत है आपका, मुन्ना लाल शुक्ला जी। उसके बाद जो है मैं रचना पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर सुल्तानपुर में कमला नेहरू डिग्री कॉलेज के हैं। पहले मुन्ना लाल जी, आप कुछ पंक्तियां कह दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज आ रही है? हाँ, और मुन्ना लाल शुक्ला जी जो है अभी एक वहां पर वामपंथी पार्टी से एक एमएलए का इलेक्शन भी लड़े थे, और उन्होंने गांव में जो है जानवरों को भगाने, खेतों से भगाने का और बहुत तरह का काम किया। केजरीवाल के साथ आप जो है शुरू में से ही एक्टिविस्ट रहे हैं, और आप इस समय लखनऊ में एक इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल भी हैं। स्वागत है मुन्ना लाल शुक्ला जी। जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया क्योंकि तकनीकी खराबी से थोड़ा देर हो गई और कहानी पूरी नहीं सुन पाए। लेकिन जो है हमें बाद में अच्छा लगा कि कहानियां जो है, तो हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो यहाँ भी अभी हमने कोरोना पर, कोविड पे के समय में कुछ जो हादसे हुए थे उस पर भी हमने लिखा, जो हमारा गम का सागर अभी चौथी उपन्यास आ रही है, और खुले जानवरों की समस्या को लेकर के, जिसमें खुले जानवर कैसे किसानों को परेशान करते हैं, कैसे किसान परेशान होता है, उसकी फसल बर्बाद होती है। तो उन जानवरों को लेकर के हम लोग निकले थे कि सड़क पर कि ये योगी जी इनको गुड़ खिलाते हैं जानवरों को, तो यही इनको। और मुन्ना लाल शुक्ला जी, कहानी के बारे में कुछ पंक्तियां कह दीजिए, अलग से हम आपका एक इंटरव्यू करेंगे। जी। तो ये कहानियां आपके बहुत अच्छी कहानियां लगी, और कहानियां सुन करके हमें लगा कि ये सचमुच में कहानियां ऐसी जो हमें सीख देती हैं, और ये आज हमारे रिश्तों के लिए समझने के लिए बहुत अच्छी कहानियां, ये लोग कथाएं आपकी थी। उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बस यही कहना चाहेंगे, इतने ही शब्द हैं हमारे पास अभी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़े और इसकी शोभा बढ़ाई, क्योंकि इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम लोग विभिन्न तरीके के सोचने वाले लोग भी हों, तो भी जैसे भारत में अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, इस तरह से। जी। तो आइए अब हम कविता पाठ के लिए स्वागत करते हैं अपने श्रद्धेय, क्या कहें कि हमारी जो एक कहावत है ना कि गुरु गुड़ और चेला शक्कर, तो हमारी जो शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमारे डॉक्टर पवन रावत जी से की तरफ है, कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कमला नेहरू डिग्री कॉलेज में सुल्तानपुर में। तो आपको आमंत्रित करते हैं कविता पाठ के लिए। स्वागत है। आप अपना माइक खोल लीजिए प्लीज। सादर प्रणाम सर, सम्मानित मंच और विद्वजन जो आज की संध्या में रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में सर ने कुछ कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया है, तो मैं सर को जो है बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जो है ये रचनात्मक अवसर प्रदान किया। मैं अपनी 2 कविताओं का पाठ करूंगा, जिनमें से एक है वसंत। कविता का शीर्षक है वसंत। हवा कब की जा चुकी है, हवा कब की जा चुकी है, फूल कब के गिर चुके हैं, धूप कब की ढल चुकी है, और मैं बैठा हूँ तन्हा उदास जंगल के आखिरी छोर पर, जहां से जाता है एक रास्ता दूर पहाड़ी के उस पार।
जहाँ ढेर सारे चरवाहे लौट रहे हैं अपने अपने घर, दिन भर की ढेर सारी थकान और कुछ कहानियों के साथ, जिसे वे रात तकिए के नीचे रखकर सो जाएंगे अगली सुबह के इंतजार में। और मैं बैठा हूँ इस उम्मीद में, और मैं इस उम्मीद में अब लौट रहा हूँ कि एक वसंत आएगा मेरे पास, उस शाम जब सारी चिड़िया अपने संगीत के साथ माप चुकी होगी पूरा आसमान। तो एक कविता तो वसंत शीर्षक से थी, और दूसरी कविता अंधेरे शीर्षक से है, सॉरी रोशनी शीर्षक से है। और कविता इस प्रकार है कि मेरा घर अंधेरे में डूबा रहा, मेरा घर अंधेरे में डूबा रहा, मैं बहुत देर तक अंधेरे में बैठा रहा। अचानक दरवाजे पर आहट होती है, मैं दरवाजा खोलता हूँ, सामने रोशनी खड़ी थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, ना उसने मुझसे कुछ पूछा, वह मेरे घर के भीतर चुपचाप दाखिल हो गई और मैं उसके पीछे चुपचाप चलता रहा। जैसे जैसे वह गुजरती गई, अंधेरा मिटता गया। धीरे धीरे मैं उस लोक तक पहुंच गया जहां रोशनी जन्मी थी। मैं उसका घर देखना चाहता था और फिर उसका हाथ पकड़कर मैं उसे उन बस्तियों तक लाना चाहता था जहां सदियों से घर अंधेरे में डूबे रहे हैं, जहां सदियों से घर अंधेरे में डूबे रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय मैंने रोशनी का हाथ कस कर पकड़ रखा था और रोशनी उतनी ही मजबूती के साथ मेरे साथ चलती चली गई। यही दो कविताएं थी जो मैंने आप सब विद्वत जनों के समक्ष प्रस्तुत की हैं। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। आज के कार्यक्रम में रचनात्मक अवसर देने के लिए शरद आलोक सर का हृदय से आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत दोबारा भी है हमारे श्रद्धेय पवन रावत जी, क्योंकि हम लोग की ये इच्छा है कि हर माता पिता और गुरु की ये इच्छा होती है कि उनका बच्चा और उनका शिष्य जो है वो बहुत आगे बढ़े। तो आप भी बहुत ऊंचाइयां छुएं। मैं देख रहा हूं कि पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं भी प्रकाशित होती हैं प्रतिष्ठित, और उसके साथ साथ आपके जो कविता पढ़ने का जो टैलेंट है वो भी हर एक का निखरता जाता है। जब तक जीते हैं तब तक हम सीखते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपनी श्रद्धेय अपर्णा गुप्ता जी लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर वो हमारे श्रद्धेय मित्र श्रद्धेय स्वर्गीय वीरेंद्र प्रकाश गुप्त अंशुमाली जी के निवास से वो बोल रही हैं, या कह लीजिए उसी परिवार से। और मुझे इस बात का गर्व है कि वीरेंद्र प्रकाश गुप्त अंशुमाली जी से मेरी मित्रता थी, और जब उनको याद कर रहे हैं तो हम वहां पर सत्यनारायण त्रिपाठी जी, जो वहां पर गांधी कॉलेज इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको भी याद कर रहे हैं, क्योंकि वो आपस में वो लोग पड़ोसी थे जिनकी वजह से हम श्रद्धेय वीरेंद्र प्रकाश गुप्त अंशुमाली जी से मिले। आज उनकी पहले रचना पाठ कीजिए, फिर अपनी कविता। स्वागत है अपर्णा गुप्ता जी। मैं सभी को नमन करती हूँ और पहले अपने पापा जी की कुछ छोटी सी एक कविता पढ़ूंगी, फिर मैं अपनी कविता पढ़ूंगी। उनकी कविता का शीर्षक है पतझड़। अभी पवन सर ने एक बसंत का जिक्र किया था और उनकी कविता में पतझड़ मैं आपको वर्णन करूंगी कि छलका पत्तों का पीलापन, छलका पत्तों का पीलापन, दरका हरियाली का दर्पण, छलका पत्तों का पीलापन, दरका हरियाली का दर्पण, फिर झंझा का तांडव नर्तन, फिर झंझा का तांडव नर्तन, तरुओं के तन में परिवर्तन, तरुओं के तन में परिवर्तन। लो चला पवन पालकी बिठा, लो चला पवन पालकी बिठा, पतझड़ गोदी का अतुलित धन, पतझड़ गोदी का अतुलित धन, दर का हरियाली का दर्पण। कोपल बन आंखें खोली, कोपल बन आंखें खोली, सुमनों के संग कलियां डोली, कोपल बन आंखें खोली, सुमनों के संग कलियां डोली, मधुमक्खी तितली भंवरों संग रंग रलियां करती हमजोली, रंग रलियां करती हमजोली, जीता बिछो नत भाल मिलन, छलका पत्तों का हरियाली का दर्पण, फिर सूखी डालें महकेंगी, बगिया कलक से चहकेगी, ले रंगों का रंजित प्रकाश,
ले रंगों का रंजित प्रकाश ऋतुराज अल्पना दहकेगी। अभिशप्त करे वर्णन वरन, अभिशप्त करे वर्णन वरन, छलका पत्तों का पीलापन। और अब मैं अपनी रचना एक छोटी सी पढ़ूंगी। स्वागत। 1 मिनट मत चलाइएगा मशीन जरा। ईश्वर के लिए ये एक रचना है। तुमसे तो ये जग सुंदर है, तुमसे तो ये जग सुंदर है, मैं तो बस एक धोखा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। तुमसे तो ये जग सुंदर है, मैं तो बस एक धोखा हूँ। ना हो कर भी कण कण में तुम हो, ना हो कर भी कण कण में हो तुम। मैं जागा फिर भी सोया रहता हूँ, मैं जागा फिर भी सोया रहता हूँ। तुम रहते हो मंदिर मस्जिद, तुम रहते हो मंदिर मस्जिद, मैं तुमको खोजा करता हूँ। विष पीकर भी चंदन तन हो, विष पीकर भी चंदन तन हो। मैं मदिरा पीकर खोया रहता हूँ, मैं मदिरा पीकर खोया रहता हूँ। तुम पत्थर होकर भी भगवान हो, तुम पत्थर होकर भी भगवान हो। मैं इंसान फिर भी कितना छोटा हूँ। तुम देखकर भी माला माल हो, तुम देखकर भी माला माल हो। मैं लेकर भी रोता रहता हूँ। तुम बरसो प्रभु बादल बनकर, तुम बरसो प्रभु बादल बनकर, मैं आस लगाए बैठा हूँ। तुम बरखा की शीतल बौछार, मैं गर्म हवा का झोंका हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आपने दोनों रचनाएं सुनाई। हमारे धन्यवाद। श्रद्धेय विजेंद्र प्रकाश गुप्त अंशमाली जी और आप अपर्णा गुप्ता, आपने अपनी रचना सुनाई। नीलम कुलशेष जी, अगर आप का स्वागत है, आप अपनी रचना सुनाएं। जी, सबसे पहले तो आप सबको पटल पर जो उपस्थित है, मेरा हार्दिक सभी को नमन है। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित कर दूं पहले ही कि आपने मुझे अवसर दिया है। मैं एक कविता यहाँ रखती हूँ, देखिए किस भाव की है वो। गर्मी आई जा रही है और गर्मियों में सबसे बड़ा संकट जल संकट। जल संकट छोटे गांव और शहरों का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी हम देखते हैं कि जल संकट जो है, पीने का पानी सबसे बड़ी इसकी जो किल्लत हो जाती है, उस पर एक है। यह प्यास है बड़ी शीर्षक है। क्या आपने किसी प्यासे को देखा है? प्यासे की तड़प तो कभी महसूस किया है? पानी की चंद बूंदों की चाह में सूखे होठों को जीभ से नम करके देखा है? यह जिंदगी की लड़ाई है। ऐसे इंसान की हरकतों, पानी पीने की चाह और उसके संघर्षों को कभी देखा है? यह जिंदगी की लड़ाई है। क्या आपने नलके पर दीवारें चीन सी डिब्बों, मटकों और बाल्टियों की लंबी कतारों को देखा है? क्या आपने कभी प्यास से तड़पते और मरते जानवर को देखा है? यह जिंदगी की लड़ाई है। क्या ट्रेन के रुकने पर एक ही हैंड पंप पर एक घूंट पानी की चाह में टूटती हुई भीड़ को आपने देखा है? यह जिंदगी की लड़ाई है। यह लड़ाई और भी गहराती जाएगी दिन पर दिन। जैसे जैसे धरती की कोख का पानी सूखता जाएगा, सारी सृष्टि कुम्हला जाएगी, धरती और भी तपती जाएगी। पानी के लिए तब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा और तब भी जिंदगी की लड़ाई होगी। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी और चिड़िया खेत चुन चुकी होगी। तो उससे पहले आज ही हमें संकल्पबद्ध होना होगा, पानी के कतरे कतरे को सहेजना होगा और प्यासे की प्यास को तृप्त करना हो। कीजिए कीजिए एक प्रतिज्ञा, हाँ, एक प्रतिज्ञा। बचाएं हम अपनी धरती का पानी, बचाएं अपनी आंखों का पानी। अगर न होगा पानी तो कैसे कटेगी अपनी जिंदगानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है जी, आपको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी बहुत अच्छा सुना। श्रद्धेय हाँ। नीलम कुलशेष जी। और इसके बाद मैं पुकार रहा हूँ अपने लखनऊ से ही अलका प्रमोद जी को। वो पहले कविताएं भी लिखती थी और उन्होंने उनकी हमारे ख्याल 5 या 6 पुस्तकें जब वो आई थी, शायद 6 या 7 पुस्तकें उन्होंने मुझे दी थी। मैं उसके लिए आभारी हूँ। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं उनकी। उनके रचना प्रक्रिया से मुझे परिचय हुआ और बहुत अच्छा परिचय हुआ। अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं उन्होंने, बाल पुस्तकें भी लिखी हैं। स्वागत है आपका।
माइक खोल लीजिए। धन्यवाद सुरेश जी। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, न्यूटन की खोज। न्यूटन ने की थी खोज गुरुत्वाकर्षण शक्ति की। न्यूटन ने की थी खोज गुरुत्वाकर्षण शक्ति की। समझाया था क्यों भला हर चीज धरती पर गिरती। पर मानव न जाने किस आकर्षण बल से घिर रहा, वो तो बस गिर रहा है और निरंतर गिर रहा। धरती अपनी शक्ति से देती सबको है आधार। धन पद आकर्षण शक्ति का तो कोई आर न पार। धरती की शक्ति जग में संतुलन को बना रही है, पर धन पद आकर्षण शक्ति हाला डोला सा ला रही है। सेब गिरा एक देखकर न्यूटन सोच में पड़ गया। सेब गिरा एक देखकर न्यूटन सोच में पड़ गया। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दे नाम अमर कर गया। देखा नहीं न्यूटन ने इंसान भला क्यों गिर रहा। नहीं वैज्ञानिक कोई इस बात की ले खबर रहा। खोज आकर्षण बल की अभी ना हुई है पूरी। खोज बाकी करने को सिद्धांत की बात अधूरी। न्यूटन एक बार पुनः इसकी खोज जो कर पाओ, है ये दावा हमारा तुम जो ना चकरा जाओ। समझ पाओ तो हमको ये सिद्धांत भी बतलाना। प्रतिपादित कर सूत्र नए इस शक्ति के भी कर जाना। जिस दिन इस राज की गुत्थी तुम समझ पाओगे, गिरने की इस शक्ति का सिद्धांत नया बनाओगे, सिद्धांत नया बनाओगे। बहुत ही सुंदर आपने रचना प्रस्तुत की अलका प्रमोद जी। जी और जी अलका प्रमोद जी के बाद मैं आपको लखनऊ से दिल्ली ले चलता हूँ प्रमिला कौशिक जी के पास। प्रमिला कौशिक जी, रचना पाठ के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। राजा उंगली पकड़ राम की उनको ला रहे हैं। राजा उंगली पकड़ राम की उनको ला रहे हैं। या राम उंगली पकड़ राजा की, या राम उंगली पकड़ राजा की उनको ले जा रहे हैं। राम आ रहे हैं, या राजा उनको ले जा रहे हैं। बहुत किया राजकाज, बहुत किया राजकाज, अब मंदिर का संभालिए काम काज। हुए हैं वृद्ध आप, पाठ पूजा कराइए। संतों संग होकर संत कीर्तन कराइए। वहां बैठ नित नए अनुष्ठान कराइए। देश किसी और को सौंप पुजारी बन जाइए। देश किसी और को सौंप पुजारी बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही एक छोटी सी बहुत ही कविता। सुंदर अभी रचना पाठ कर रही थी हमारी प्रमिला कौशिक जी। बहुत बहुत उनका काव्य धन्यवाद। संग्रह चर्चित हुआ चांद पर पहरा। अब इसके बाद हम नए रचनाकार के पास आ रहे हैं, हमारे अर्जुन पांडे जी जो अमेठी से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। और अर्जुन पांडे जी एक पर्यावरणविद भी हैं और उसी के साथ जो है अवधि के एक रचनाकार हैं। आपकी कहानियां जो है अक्सर जो है लखनऊ आकाशवाणी से प्रसारित होती हैं। उसमें उनका ये आप अपनी रचनाओं का वहाँ पाठ करते हैं और उसी के साथ जो है अवधि का भी आप काम कर रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर अर्जुन पांडे जी जो ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं। स्वागत है। ओम। आज के इस अवसर पर
सर्वप्रथम हम सबके प्रेरणा स्रोत साहित्य मनीषी श्रद्धेय शरद आलोक जी एवं प्रमिला जी, आरसर जी एवं साथियों, समय अनवरत है, चलता रहता है, अवसर कभी कभी मिलता है। आज मैं शुक्ल जी को अपने साथियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अवसर एक दूसरे से मिलने के लिए देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि एक दूसरे से कब मिलेंगे और बातें चीतें होंगी। मैं सबका हृदय से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और कुछ चंद पंक्तियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ कि समय को किसने जाना, समय को किसने जाना, समय ने तो सबको पहचाना। समय को किसने जाना, समय ने सबको पहचाना, जिसने समय को पहचाना उसका जमाना बन गया। समय की समझ और परख हमारे पास होना चाहिए। और आज के वर्तमान परिवेश में मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं कि फूल बने हंसते मुस्कराते रहें, फूल बने हंसते मुस्कराते रहें, शूल बने चुभते रहे कष्ट देते रहें, गुलाब बने चुभते रहे खिलते रहें, गुलाब बने चुभते रहें खिलते रहें, और सार्वभौमिक बने प्रेरणा देते रहें, प्रेरणा लेते रहें। ना हमको फूल बनना है, ना शूल बनना है, ना गुलाब बनना है। आज जरूरत है संपूर्ण इस परिवेश में हमको हमारे अंदर मनुष्यता आ जाए, इससे बढ़कर और कहीं कुछ नहीं हो सकता। और आशा एवं सर्वोत्तम ज्योति पर मैंने दो पंक्तियां कुछ लिखा है कि चातक से बड़ा आशावादी नहीं है, कि चातक मेघ से कहता है कि तेरी रहनुमाई में सारा समय गंवा दिया, तेरी रहनुमाई में सारा समय गंवा दिया, और जब समय आया तो तूने मुझे भुला दिया, जब समय आया तो तूने मुझे भुला दिया, कि तुम बरसते रहे और मैं तरसता रहा, कुछ न मिला फिर भी आस लगाए बैठा रहा, कुछ न मिला फिर भी आस लगाए बैठा रहा। हमको चातक से प्रेरणा लेनी चाहिए, आशावादी होना चाहिए। और अंत में एक छोटी सी क्षणिका आपके सामने है कि बूंद से सिंधु, बूंद से सिंधु, सिंधु से बूंद, बूंद से सिंधु, सिंधु से बूंद, बूंद से घट भरता है, घट से जीव, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से पर ब्रह्म भरता है। सारी दुनिया जो है उसी बूंद के अंदर है, केवल हमको समझने की जरूरत है। और आज के इस अवसर पर श्रद्धेय शुक्ल जी का मैं हृदय से वंदन, अभिनंदन करता हूँ। शतायु बने और हम लोगों के अंदर साहित्य की ऊर्जा भरते रहें। इसी के साथ सबका हृदय से वंदन, अभिनंदन और स्वागत। जय भारत, जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अर्जुन पांडे जी रचना पाठ कर रहे थे। मुझे बुलाना था श्रद्धेय अपनी डॉक्टर सुषमा सौम्या जी का, जिन्होंने अपनी रचना, हाँ, वो अभी प्रवेश कर रही हैं, तो हम आदरपूर्वक आमंत्रित करते हैं लखनऊ की एक रचनाकार डॉक्टर सुषमा सौम्या जी। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी और विप्लव जी से मेरा निजी भी बहुत मिलना रहा, और जब मैं लखनऊ में अपने पिता जी के या माता जी के निवास पे आता जाता रहा, तो आप लोग भी रचना पाठ के लिए आते रहे। तो डॉक्टर सुषमा सौम्या जी संस्कृत से पीएचडी भी हैं और रचनाओं का सस्वर पाठ करती हैं। जिस प्रकार से सुंदर रचनाएं वह करती हैं और हमारे श्रद्धेय विप्लव जी करते थे, तो मुझे उनसे निवेदन है कि वह आदरणीय विप्लव जी की रचना और अपनी रचना से हम सभी को लाभान्वित करें। स्वागत है श्रद्धेय सुषमा सौम्या जी। धन्यवाद सुरेश जी, और पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा वंदन, अभिनंदन। आज मैं विप्लव जी की कुछ रचनाओं को मैंने संकलित करके एक हंसते हंसाते नाम से एक पुस्तक, ये हंसते हंसाते नाम से एक पुस्तक छपवाई है अभी। उसमें उनकी कुछ हास व्यंग्य की रचनाएं हैं। ऐसे हास व्यंग्य बहुत कम लिखा करते थे, लेकिन अट्टहास मैगजीन में ये लगातार 12 साल तक जुड़े रहे, तो उसी में से मैं आज एक आपको कविता सुना रही हूँ।
पहले एक मुक्तक देखें। बहू की हत्या पर हुई कठोर इंक्वायरी। बहू की हत्या पर हुई कठोर इंक्वायरी, पूछा ससुरालियों से बहू गई क्यों मारी। उत्तर में बोले ससुर कसूर हमारा नहीं है, शगुन में भेजी थी चांदी मढ़ी सुपारी। शगुन में भेजी थी चांदी मढ़ी सुपारी। शगुन में जो भेजी जाती सुपारियां। और एक करता है इसी में से एक और, गांधी जी का चौथा बंदर। चौथा बंदर फ्री छोड़ दिया। चौथा बंदर फ्री छोड़ दिया, बुरा मत करो तो नहीं कहा। चौथा बंदर फ्री छोड़ दिया, बुरा मत करो तो नहीं कहा। कभी पहुंचता राजघाट पर जरा जरा सी लांग डांट पर, बगुला भगत कभी बन जाता तिरछी नजरें राट पाट पर। जिस बंदर ने उनको मारा क्या गांधी टोपी पहन रहा। कभी घुसे संसद के अंदर। गांधी जी का चौथा बंदर है कि कभी घुसे संसद के अंदर, उछल कूद कर रहा कलंदर। सांसद को चिरकुट बतलाता बनकर दड़ियल संत मुछंदर। बैठ जाइए नहीं सुन रहा, वेश बदल कर उछल रहा है। चौथा बंदर फ्री छोड़ दिया, बुरा मत करो तो नहीं कहा। गांधी की लाठी ले भागा। गांधी की लाठी ले भागा, अनशन परिपाटी ले भागा। आम आदमी का लंगोट ले बंदर कद काठी ले भागा। चश्मा कलम घड़ी नीलामी, समझो क्यों है राम कहा। समझो क्यों है राम कहा। श्री बजरंग संभालो इसको। श्री बजरंग संभालो इसको, बिगड़े ढंग संभालो इसको। जय कपीश इस कपि को रोको, विकृत अंग संभालो इसको। तीनों बंदर परेशान हैं, तीनों बंदर परेशान हैं। चौथे कपि का जुर्म सहा, चौथा बंदर फ्री छोड़ दिया, बुरा मत करो तो नहीं। ये कविता थी इनकी। ये अट्टहास एक मैगजीन यहाँ से निकलती है, लखनऊ जी से। जी। तो इसमें अट्टहास मैगजीन में हमारे विप्लव जी ने 2 दशक लगभग, मुझे तो लग रहा है एक दशक तो कम से कम काम किया ही। वहां पर एक श्रीवास्तव जी हैं, बाद में उन्होंने उसको संभाला और उनको भी बहुत सहयोग देते रहे विप्लव जी। विप्लव जी मौसमी एक रंगत, बिल्कुल सीधे साधे एक इंसान थे। मौसमी रंगत स्तंभ था, उसमें पूरी तरह से जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं अपनी मेरी किताब पुस्तक है एक याद एक पंखुड़ी गंध, उससे एक कविता सुना रही हूँ। मन फिर से लांघ गया जिस्मों की सीमाएं। मन फिर से लांघ गया जिस्मों की सीमाएं। बुन डाले संध्या ने फिर चुप्पी के जाले। बुन डाले संध्या ने फिर चुप्पी के जाले। होठों से लगा गई उदासियों के प्याले। माथे पर उभर गई, माथे पर उभर गई सोचों की रेखाएं। माथे पर उभर गई सोचों की रेखाएं। आंखों में तैर गई, आंखों में तैर गई यादों की पीड़ाएं। यादों की पीड़ाएं। एक बार अब मुझको वापस चल देना है। एक बार अब मुझको वापस चल देना है। मुरझाए फूलों को फिर से चुन लेना है। चुभ जाएंगी तन में, चुभ जाएंगी तन में
फिर बीती घटनाएं चुभ जाएंगी तन में, फिर बीती घटनाएं पगली भावुकताएं कड़वी असफलताएं, कड़वी असफलताएं, कड़वी असफलताएं। एक मृत्यु और आज मुझको मर जाना है, एक मृत्यु और आज मुझको मर जाना है, एक बार और मुझको खुद को दफनाना है, एक बार टूटेंगी, एक बार टूटेंगी, एक बार टूटेंगी कोमल मन शाखाएं, एक बार टूटेंगी कोमल मन शाखाएं, एक बार रूठेंगी मिलने की आशाएं, मिलने की आशाएं, मिलने की आशाएं। और अगला बंदे के व्याकुल एकाकीपन पछतावा ओढ़ेगा, व्याकुल एकाकीपन पछतावा ओढ़ेगा, आकुल बैरागी मन कुंठाएं भोगेगा, फिर ठोकर खाएंगी, फिर ठोकर खाएंगी श्रद्धा की पूजाएं, फिर ठोकर खाएंगी श्रद्धा की पूजाएं, अर्थहीन भटकेंगी फिर मेरी उपमाएं, फिर मेरी उपमाएं। और अंतिम है परिचय से दूर कहीं, परिचय से दूर कहीं खो जाना चाहा था, परिचय से दूर कहीं खो जाना चाहा था, सपनों का गला घोट सो जाना चाहा था, लेकिन फिर आ जाती, लेकिन फिर आ जाती, लेकिन फिर आ जाती लहरों सी इच्छाएं, लेकिन फिर आ जाती लहरों सी इच्छाएं, भंवरों में फंस जाती फिर मेरी नौकाएं, फिर मेरी नौकाएं, फिर मेरी नौकाएं, फिर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा सौम्या जी कि आपने विप्लव जी की रचना और अपनी रचना सुनाई। आज विप्लव जी की रचना बहुत ही व्यंग विनोद से भरी थी, बहुत अच्छी थी, बिल्कुल अलग तेवर की थी। अब मैं दिल्ली से आमंत्रित करता हूं शशि पराशर जी को। शशि पराशर जी की एक पुस्तक सूरज में रंग प्रकाशित हुई और वह चर्चा भी बनी और उनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशाधीन है। और आपने एक क्या कहते हैं YouTube चैनल शुरू किया है SPDN लाइव, और स्वागत है आपका रचना पाठ के लिए। जी जी धन्यवाद। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। ये जो आज शुक्ला जी ने जो कहानियां हमें दी हैं दो, उन्हीं की पृष्ठभूमि में है ये कविता का शीर्षक है
विदेश मोह। जो विदेशों के बारे में हम सुनते हैं, वहाँ बहुत पैसा है, बहुत अच्छा लिविंग स्टाइल है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी कहीं ना कुछ ऐसा है जो हमें ये शिक्षा देता है कि बहुत ज्यादा विदेश से मोह नहीं करना चाहिए। तो मैं उसी पृष्ठभूमि को लेकर के मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। नदिया के उस पार सुना है, अलग ही संसार बसा है। नदिया के उस पार सुना है, अलग ही संसार बसा है। सोन पुष्प वहां खिले हुए हैं, राजहंस वहां हिले मिले हैं। सोन पुष्प वहां खिले हुए हैं, राजहंस वहां हिले मिले हैं। वहां निशा उजियारी होती, वहां निशा उजियारी होती, चंद्र किरण मनुहारी होती। प्रकाश पुंज लिए हजारों, तारे वहां जमीन उतरे हैं। प्रकाश पुंज लिए हजारों, तारे वहां भूमि उतरे हैं। वहां के उपवन हरे भरे हैं, तालाब में रजत कमल खिले हैं। वहां के उपवन हरे भरे हैं, तालाबों में रजत कमल खिले हैं। प्रकाश पंथ है सारी नगरी, प्रकाश पथ है सारी नगरी। द्वार द्वार पर स्वर्ण जड़े हैं। ये जो हमारे विदेशों का जो मोह है, उसके बारे में ये है। मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं है, स्वामी दास में द्वेष नहीं है। मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं है, स्वामी दास में भेद नहीं है। जीते अपने 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 सपने सभी हैं, जीते अपने सपने सभी हैं। आपस में कोई क्लेश नहीं है। ये वो सब अच्छी अच्छी बातें जो विदेश के बारे में हमें बताई जाती हैं। उसी पार जाने की चाह में मैं भी मचल मचल जाता हूँ। उसी पार जाने की चाह में मैं भी मचल मचल जाता हूँ। उस पार जाने का लेकिन भेद नहीं मैं कुछ पाता हूँ। उस पार जाने का लेकिन भेद नहीं मैं कुछ पाता हूँ। अब उसकी असलियत पे आता हूँ। कल आया है कोई वहां से, कल आया है कोई वहां से, नदिया के पार सपनों के जहां से। उसने असली भेद बताया, वहां का एक एक हाल सुनाया। उसने असली भेद बताया, वहां का एक एक हाल सुनाया। वहां न जाना कोई पुकारे, लालच तुमको करे इशारे। वहां के रास्ते पटे पड़े हैं, हर चंदन पर सांप पड़े हैं। वहां के रास्ते पटे पड़े हैं, हर चंदन पर सांप पड़े हैं। छोड़ यदि तुम्हारी दुनिया, उस दुनिया को अपनाओगे। छोड़ यदि तुम्हारी दुनिया, उस दुनिया को अपनाओगे। जड़ें तुम्हारी हट जाएंगी, कदम कदम पर कुम्हलाओगे। जड़ें तुम्हारी हट जाएंगी, कदम कदम पर कुम्हलाओगे। अपना आप नहीं पाओगे, अपना आप नहीं पाओगे। धन्यवाद। एक छोटी सी रचना और है मेरी। स्वागत है। एक गीत है। इस मंच से शायद मैं पहली बार ही सुना रहा हूँ। दूसरी कविता भी मैंने पहली बार ही शायद सुनाई है। ये सादा सा रूप तुम्हारा, तिलों पे जिसने पहरा डाला। ये सादा सा रूप तुम्हारा, तिलों ने जिस पर पहरा डाला। मन में कितने भाव जगाए, गले में जो तुलसी की माला। मन में कितने भाव जगाती, गले में ये तुलसी की माला। कर्ण में लटके है स्वर्ण बाली, लोच बदन फूलों की डाली। कर्ण में लटके है स्वर्ण बाली, लोच बदन फूलों की डाली। महक रहा उपवन ये सारा, ये सादा सा रूप तुम्हारा। ये सादा सा रूप तुम्हारा। ये केशों में घने घुमाओ, तपती धूप में जैसे छाओ। यहीं पे ठहरे मन थक हारा, ये सादा सा रूप तुम्हारा। फूलों के कंगन और गहने, अंग अंग लगी सुधा बहने। फूलों के कंगन और गहने, अंग अंग सुधा लगी बहने। कैसे न बहके मन बेचारा, ये सादा सा रूप तुम्हारा।
देखो मद मस्त कर जाती, देखो मद मस्त कर जाती, राह चलत को राह भुलाती, नैनों से छल के जो हाला, ये सादा सा रूप तुम्हारा, ये सादा सा रूप तुम्हारा, कली कली उंगलियां तुम्हारी, बिन मेहंदी तल लाल तुम्हारी, कंगन से बजे सुरताला, ये सादा सा रूप तुम्हारा, सुबह का सूरज धरे मस्तक पर, सुबह का सूरज धरे मस्तक पर, चंद्र किरण शीतल यौवन पर, तारों का लिए झुरमुट सारा, ये सादा सा रूप तुम्हारा, ये सादा सा रूप तुम्हारा, ये सादा सा रूप तुम्हारा, तिलों ने जिस पर पहरा डाला, ये सादा सा रूप तुम्हारा, मन में कितने भाव जगाती, गले में ये तुलसी की माला, ये सादा सा रूप तुम्हारा। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचनाएं आपने सुनाई और सस्वर रचना भी बहुत अच्छी थी। अब हम आपको ले चलते हैं दिल्ली से कबीर नगर डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी के पास, और उसके बाद हम चलेंगे बेंगलोर, जहां पर हमारी पूर्व पुलिस अधिकारी और आज शिक्षाविद बहुत अच्छी रचनाकार और साहित्यकार लता चौहान जी। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी, जो एक अच्छे समालोचक हैं और शिक्षाविद हैं। स्वागत है जी, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कविता का शीर्षक भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। शीर्षक मेरी कविता का बेरोजगारी है। बासंती मन बासंती तन, पतझड़ में भी खिले सुमन। बासंती मन बासंती तन, पतझड़ में भी खिले सुमन। कहीं मृत्यु का गरल कंठ है, कहीं जन्म का बाल रुदन। बासंती मन बासंती तन, पतझड़ में भी खिले सुमन। कहीं मृत्यु का गरल कंठ है, कहीं जन्म का बाल रुदन। अग जग के हे नाथ बताओ, अग जग के हे नाथ बताओ, इतना परिवर्तन क्यों है। कहीं अमीर करोड़ों खेले, कहीं भूख बिहवल तन है। कहीं अमीर करोड़ों खेले, कहीं भूख बिहवल तन है। इतना कठिन हुआ जीवन, इतना कठिन हुआ जीवन, जिसके खेती व्यापार नहीं। नहीं नौकरी मिली कहीं से, नेता कहे विकास बड़ी। इतना कठिन हुआ जीवन, जिसके खेती व्यापार नहीं। नहीं नौकरी मिली कहीं से, नेता कहे विकास बड़ी। रोटी को जो तरस रहे, रोटी को जो तरस रहे, बच्चे उनके पढ़ लेंगे क्या। रोटी को जो तरस रहे, बच्चे उनके पढ़ लेंगे क्या। आयुष्मान मिलेगा उनको, आयुष्मान मिलेगा उनको, या आवास मिलेगा क्या। हो सवर्ण हो वे सवर्ण हो या अंत्यज हो, वे सवर्ण हो या अंत्यज हो, संप्रदाय में बंधे कहीं। या कि सिख ईसाई हो, या कि सिख ईसाई हो, मुस्लिम हिंदू में बटे नहीं।
इंसानी परिवेश उन्हें क्या, इंसानी परिवेश उन्हें क्या भारत से मिल पाएगा, जिनके घर कौड़ी भी नहीं वो ओट भला दे पाएगा। इंसानी परिवेश उन्हें क्या भारत में मिल पाएगा, जिनके घर कौड़ी भी नहीं वो ओट भला दे पाएगा। भले दिख रहे वस्त्र बदन पर, भले दिख रहे वस्त्र बदन पर, अंतर मन रोता उनका, नहीं बोल पाते हैं दिल से, नहीं बोल पाते हैं दिल से, है भविष्य उल्टा पुल्टा। किसकी माला जपे निरंतर, किसकी माला जपे निरंतर, किसकी कहीं निभाएंगे, चमक दमक भाषण खाएंगे, चमक दमक भाषण खाएंगे, या कि ओट पीज पाएंगे, चमक दमक भाषण खाएंगे, या कि ओट पी पाएंगे। नेताजी तो बोल रहे हैं, नेताजी तो बोल रहे हैं अपनी बातें बड़ी बड़ी, प्रश्न देश का उठा रहे हैं, प्रश्न देश का उठा रहे हैं। देशभक्ति में कड़ी चढ़ी, देशभक्त में कड़ी चढ़ी, पर जिनके घर रोजगार ही, पर जिनके घर रोजगार ही नहीं हुआ क्या खाएंगे, पर जिनके घर रोजगार ही नहीं हुआ क्या खाएंगे। सड़क बने कंपनियां होंगी, सड़क बने कंपनियां होंगी, रोटी कहाँ से लाएंगे, सड़क बने कंपनियां होंगी, रोटी कहाँ से लाएंगे। बासंती मन बासंती तन, पतझड़ में भी खिले सुमन, कहीं मृत्यु का गरल कंठ है, कहीं जन्म का बाल रुदन, कहीं मृत्यु का गरल कंठ है, कहीं जन्म का बाल रुदन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी बहुत ही सुंदर रचना पाठ कर रहे थे हमारे डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी, और अभी आपने इनके द्वारा की हुई शुरू में समीक्षा भी सुनी। अब हम आपको ले चलते हैं कबीर नगर से सीधे बेंगलुरु, और वहां से हमारी जुड़ी हैं श्रद्धेय लता चौहान जी, जो एक शिक्षाविद हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी रही हैं, और इनको अंत में इसलिए भी पाठ करने का अवसर मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, ताकि सब कुछ जरा सिस्टमेटिक रहे, अनुशासन रहे कार्यक्रम में। लता चौहान जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैंने एक व्यंग्यात्मक कहा कि आप पुलिस अधिकारी रही तो जरा सब अनुशासन में रहे। स्वागत है। आलोक जी नमस्कार, और मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं बिल्कुल इस बात की दाद देती हूँ आपको कि आपने मुझे अंत में बुलाया। मैं 1 घंटे से कोशिश कर रही थी जुड़ने की, लेकिन जुड़ नहीं पा रही थी, कुछ व्यक्तिगत यहाँ कारण थे, इसलिए नहीं हो पा रहा था, और वीडियो भी ऑन नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल आपने सही एक सिस्टमैटिक जो होना चाहिए, और मुझे अंत में बुलाया। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं लघु कथा में रहती, लेकिन वो नहीं कर पाई, और सभी से माफी चाहती हूँ। और अंत में भी आपने मौका दिया, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। मैं सोच रही थी कि शायद मुझे सुनने का थोड़ा सा अवसर मिले तो भी ठीक था, तो कोई बात नहीं। आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, और बस छोटी सी रचना अपनी कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो आलोक जी आदेश दीजिएगा। जी स्वागत है, स्वागत है जी। तो अभी अभी हमने होली का पर्व मनाया, रंगों से अभी तक हम भरे हुए हैं, और उसी संदर्भ में मेरी छोटी छोटी 2 रचनाएं हैं। यदि मौका होगा तो दोनों सुनाऊंगी, नहीं तो एक पर भी मैं स्वागत है, स्वागत है। रुक सकती हूँ।
तो राधा और कृष्ण का प्रेम हम जानते हैं, तो अगर मुझे लगा कि राधा आज होती तो वो किस तरह से, तो 4 पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ उनमें। तुम इबादत मेरी, तुम इबादत मेरी, तुम ही आदत मेरी, तुम इबादत मेरी, तुम ही आदत मेरी, तुम ही धड़कन की हर एक आयत मेरी, तुम ही धड़कन की हर एक आयत मेरी, दिल की हर बात तुमसे शुरू और तुम पर खत्म, दिल की हर बात तुमसे शुरू और तुम पर खत्म, तुम ही नजरों की हर एक शिकायत मेरी। तो शायद राधा के ये उद्गार होते यदि वो कहती श्याम से, तो उस पर मेरी एक छोटा सा गीत है, आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत। मेरा प्रेम तुम हो मेरे श्याम, मेरा प्रेम तुम हो मेरे श्याम, नित दर्शन को तरसे मेरे प्राण, मेरा प्रेम तुम हो मेरे श्याम, नित दर्शन को तरसे मेरे प्राण, मेरा प्रेम तुम हो मेरे श्याम। डगर डगर पर फिरता है मन, काल स्याह सा है ये असुवन, डगर डगर पर फिरता है मन, काल स्याह सा है ये असुवन, छलके है ये सुबह शाम, नित दर्शन को तरसे मेरे प्राण, मेरा प्रेम तुम हो मेरे श्याम। तेरे स्मरण में उपवन सूना, कलियां सूनी भंवरा सूना, तेरे स्मरण में उपवन सूना, कलियां सूनी भंवरा सूना, पपिहा ना बोले सुबह शाम, नित दर्शन को तरसे मेरे प्राण, मेरा प्रेम तुम हो मेरे श्याम, नित दर्शन को तरसे मेरे प्राण, पनघट यमुना बाट निहारे, मिलने को आतुर है सारे, पनघट यमुना बाट निहारे, मिलने को आतुर है सारे, सुनी राह निहारे सुबह शाम, नित दर्शन को तरसे मेरे प्राण, मेरा प्रेम तुम हो मेरे श्याम, नित दर्शन को तरसे मेरे प्राण, मेरा प्रेम।
बहुत सुंदर और सुरीली बहुत ही रचना। सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना भी प्रस्तुत की लता चौहान जी ने। बहुत और बहुत लता चौहान जी धन्यवाद। के लिए मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। पहले तो ये पूरे मंच के लिए। और रुको यहाँ कुछ देर बंधु, समय ने बांधे यहाँ सेतु बंधु, आकुल वसंत अपने गांव बंधु, मिलेगी यहाँ सबको छांव बंधु। तो इसी के साथ साथ मैं 4 पंक्तियां और जो वो है कि बुझा नहीं सकता वह दीपक, बुझा नहीं सकता वह दीपक, हृदय से जिसे जलाया है, और प्रेम में कभी नहीं ये सोचें क्या खोया क्या पाया। जी जी जी। तो इसी बात पर आपने अगर 4 पंक्तियां मैं सुना दूं तो कोई स्वागत हर्ज है, स्वागत है। ओके। तो ये मौसम की बात थी, आपने कहा कि यह सेतु बंधु है और इस तरह का मौसम है, तो उस पर एक छोटा सा गीत है, लेकिन एक ही बंद सुनाऊंगी आपको, शायद समय ना हो। स्वागत। मुझे लगता है कि आप उसमें जरूर रसबद्ध होंगे। मौसमों का सिंगार होता है, चुपके चुपके से प्यार होता है। मौसमों का सिंगार होता है, चुपके चुपके से प्यार होता है। और कितना प्राकृतिक हो जाता है सब कुछ। तो हम यहाँ देखें इसी अगले बंद में, फूल कलियों से मिल नहीं पाते, जिंदगी भर ये सह नहीं पाते, फूल कलियों से मिल नहीं पाते, जिंदगी भर ये सह नहीं पाते, फूल फिर भी शुमार होता है, चुपके चुपके से प्यार होता है। मौसमों का सिंगार होता है, चुपके चुपके से प्यार होता है। तो मैं यही रोक रही हूँ, फिर किसी दिन समय मिला तो इसको आगे आपको सुनाऊंगी। जरूर, बहुत ही सुंदर आप रचना पाठ कर रही थी। जी। और मैंने आज निर्णय लिया था कि एक हम इस पुस्तक से कविता सुनाएंगे, एक वैचारिक कविता की, लेकिन चूंकि आज का जो कि अंतिम कार्यक्रम के अंत में लता जी ने सुनाया, तो मैं उसी रस में आगे कार्यक्रम का समापन में अपने गीत अब सुनाऊंगा। तो मैंने तो पहले सोचा था नीड़ में फंसे पंख की पहली कविता सुनाऊं, लेकिन अब सुनाएंगे हम प्रवासी के अंतर्द्वंद से एक कविता। इस कविता को सुनते हुए कृपया सरस्वती चंद फिल्म का वो गाना याद करें, चंदन सा बदन चंचल चितवन। ठीक। और उसके उनकी जो वो जो उसके शब्द थे, इस कविता में वो शब्द नहीं है, लेकिन भाव वही है, शब्द मेरे हैं। अपने समय की कविता है, जब हम युवा होते थे, अभी भी हैं 70 वर्ष के युवा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। और अभी इतनी अच्छी सुंदर सस्वर कविता सुनाई हमारी श्रद्धेय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी ने, प्रमिला कौशिक जी ने। आज तो बहुत सस्वर सुनाया शशि पराशर जी ने भी, और डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी तो हमेशा ही सस्वर सुनाते हैं। अर्जुन पांडे जी भी बीच में अपनी अच्छी अच्छी कविताओं से हम लोग को, जिनका नाम नहीं लिया, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। अलका प्रमोद जी ने अपने एक नए तेवर की बहुत अच्छी कविता सुनाई। सभी को आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि जब हम कविता समाप्त करेंगे आपका आभार व्यक्त करेंगे और इस कार्यक्रम से विदा लेंगे। और आशा है कि आने वाले समय में भी आप लोग इस प्रकार जुड़ेंगे। आज जो है YouTube और सोशल मीडिया का जमाना है, और इस जमाने में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसको दोबारा सुन सकेंगे,
क्योंकि इसे हम YouTube में भी आप सुन सकेंगे। तो सुने, उसके तो बोल थे चंदन सा बदन चंचल चितवन, इसके कुछ और बोल हैं, लेकिन उसी राग में प्रयास करेंगे। ओ कमल नयन पुलकित तन मन, पूनम का चांद लजाती हो। ओ कमल नयन पुलकित तन मन, पूनम का चांद लजाती हो। नन्ही कलियों अध कुसुमों से, नन्ही कलियों अध कुसुमों से, पल पल सौरभ मद पाती हो। ओ कमल नयन पुलकित तन मन, पूनम का चांद लजाती हो। जब प्यास लगे इन अधरों को, जब प्यास लगे इन अधरों को, नैनों से नीर बहा लेना। मांगू यदि भिक्षा प्रीत हृदय, मुस्का कर सुमन गिरा देना। फिर कह न सके संसारी, फिर कह न सके संसारी, प्रीतम तुम केवल सपना हो। ओ कमल नयन पुलकित तन मन, पूनम का चांद लजाती हो। दुख को सुख सा मान लिया, जब जब तेरा भान हुआ। मुरझाना तुमको आता है, कांटों की भाषा जान गया। इस धरती से उस अंबर तक, मेरा सुख चैन कहाती हो। ओ कमल नयन पुलकित तन मन, पूनम का चांद लजाती हो। तितली से रंग भरे सपने, फूलों पर क्यों इठलाती हो। एक मौसम है जीवन तेरा, एक मौसम है जीवन तेरा, संग साथ सभी के जाती हो। जब नहीं तैरना आता है, गहराई तक क्यों जाती हो। ओ कमल नयन पुलकित तन मन, पूनम का चांद लजाती हो। अंतिम पंक्तियां हैं। जब अंतर मन के पट खुलते, तब भाग्य ने ना घूंघट खोले। जब अंतर मन के पट खुलते, तब भाग्य ने ना घूंघट खोले। पनिहारिन भरने को गगरी, पनिहारिन भरने को गगरी, ये द्वार बंद पनघट बोले। यहाँ सागर वहाँ खाई सा, भेद मिटाती हो। ओ कमल नयन पुलकित तन मन, पूनम का चांद लजाती हो। ओ कमल नयन पुलकित तन मन, पूनम का चांद लजाती हो। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत शब्द सुंदर। और जी। बहुत सुंदर आपकी आवाज, बहुत मधुर भी एकदम। बहुत बहुत अच्छी। सुंदर। टाइम में। और ये राग यमन पर आधारित है, लाग ये भी। यमन पर है। जी जी जी। राग बहुत यमन। बहुत धन्यवाद। इसके लिए प्रेरित किया हमें लता जी ने, सौम्या जी ने, क्योंकि इन लोगों ने खूब गा के गाया, तो हमने कहा कि हम क्यों कम रह जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कक्षा में अंत्याक्षरी होती है या घरों में, तो फिर होता है कि जरा कुछ मतलब अपना भी योगदान दिया जाए। ये हमने जो भी कहा वह जो है भाववश आप लोगों से कहा, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक सभी को रचना पढ़नी थी, और आप सब लोग यहाँ आज उपस्थित हुए, जो लघु कथाओं की परिचर्चा में और बाद में अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी में। आप सभी लोगों का हृदय से आभार।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आगे का दिन भी सुंदर हो। नॉर्वे में आज ईस्टर की आखिरी छुट्टी है, तो सभी के जीवन में शांति की कामना, और फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में। आपका पुनः स्वागत रहेगा और जल्दी ही हम आपको सूचित करेंगे। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपको भी सभी बहुत को सारी शुभकामनाएं आलोक जी, सुषमा जी, आपको भी अपने सबको शुभकामनाएं, जी, सभी को शुभरात्रि। शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सभी लोगों को शुभकामनाएं। जी, फिर जी, मिलेंगे जल्दी। जी जरूर धन्यवाद। जरूर नमस्कार। मिलते हैं।